बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम गाउट को देखेंगे, उसके अलावा डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं उनको देखेंगे, डीमार्ट्स हैं। पहले गाउट की बात करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ मॉडिफाइंग के अंदर आपको चंद एक ड्रग्स की डिटेल पता होनी चाहिए, उसके अलावा जो एटलीस्ट आपको उनकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। आपसे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन सिलेबस के अंदर चीज़ें आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। गाउट के अंदर होता क्या है, यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं। हम उन ड्रग्स की बात करेंगे जो गाउट की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है। पहले आपको गाउट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, गाउट है क्या। कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर यूरिक एसिड के लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है। याद रखिएगा, जो भी पेशेंट गाउट का आपके पास आएगा या वो पेशेंट जिसके यूरिक एसिड के लेवल बढ़े हुए होंगे, उसके जॉइंट के अंदर पेन होगी। उसके अलावा उन पेशेंट के अंदर यूरिनल स्टोन्स भी होते हैं। वो जिनके अंदर यूरिक एसिड के लेवल बढ़े होंगे वो ज़्यादातर जॉइंट की पेन के साथ आते हैं। उसके अलावा जो किडनी स्टोन्स हैं वो भी उन लोगों के अंदर कॉमन होते हैं। अब हम थोड़ी सी देखते हैं गाउट है क्या। गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, हाइपर यूरेसीमिया। कहते हैं गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर यूरिक एसिड के लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है। Hyperuricemia can lead to the deposition of sodium urate crystals in the tissue, especially in the joint and the kidney. तो हाइपरयूरेसीमिया के अंदर सोडियम यूरेट की जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट के अंदर और किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं। हाइपरयूरेसीमिया डज नॉट ऑलवेज लीड टू द गाउट, बट द गाउट इज ऑलवेज प्रोसीड बाय द हाइपरयूरेसीमिया. The deposition of urate crystals initiate an inflammatory process involving the infiltration of granulocyte that phagocytize the urate crystals. कहते हैं स्टार्ट के अंदर होता है क्या, यूरेट की क्रिस्टल जो है वो टिश्यू, जॉइंट्स और किडनी के अंदर डिपॉजिट होती है। जब वहाँ पे वो डिपॉजिट होंगी तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ग्रैनुलोसाइट मूव करेंगे ताकि उसको फिगोसाइटाइज कर सकें, उसको खा सकें उन यूरेट क्रिस्टल्स को। इसके अंदर काफ़ी ड्रग्स हैं, हमको क्विकली ये तमाम चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि कुछ चीज़ें रह ना जाए। द काज ऑफ हाइपरयूरेसीमिया इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड और इनएबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू एक्सक्रीट इट वाया रीनल एलिमिनेशन। काजेस के अंदर होता क्या, हाइपरयूरेसीमिया के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है यूरिक एसिड की और इसकी एलिमिनेशन कम हो रही है। यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और उसकी एलिमिनेशन कम हो रही है। Most therapeutic strategies of the gout involve the lowering of the uric acid level below the saturation of 0.6 mg per deciliter, thus preventing the deposition of urate crystal. कहते हैं हमारा जो डिजायर्ड टारगेट होता है कि यूरिक एसिड के लेवल को 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें ताकि यूरेट की क्रिस्टल डिपॉजिट ना हो सके। This can be accomplished by interfering with the uric acid synthesis or increasing uric acid excretion. कहते हैं या तो यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको हम कम कर देंगे या उसकी एलिमिनेशन को बढ़ा देंगे। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि यूरिक एसिड के लेवल जो है वो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो प्रोडक्शन को कम कर दें या एलिमिनेशन को बढ़ा दें। ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें दी जाती हैं पेशेंट को जो है देख लें। फिर हम ड्रग्स को देखते हैं। मैं ड्रग डीपली जाऊँगा ड्रग के अंदर जो वन पर। Acute gout attacks can result from a number of conditions including excessive alcohol consumption, a diet rich in purines and kidney disease. कहते हैं यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने की एक वजह अल्कोहल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है। डाइट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट का होना, बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, और किडनी डिजीज़ जो है या तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या आपकी किडनी की आपको डिजीज़ है। एनसिड कॉर्टिकोस्टेरॉइड colchicine are effective alternative for the management of acute gouty arthritis. अगर एक्यूट अटैक हो रहा है तो उसके अंदर एनसिड पेशेंट को दे सकते हैं, स्टीराइड दे सकते हैं, कॉल्चिसिन दे सकते हैं।
Indomethacin is considered the classical NSAID choice, although the NSAIDs are likely to be effective in decreasing the pain and inflammation. कहते हैं एंडोमेथासिन किसी दौर के अंदर पुराना एक एंसिड है, नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि गाउट के लिए यूज करते रहे, पेन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इंट्रा-आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड with only 1 or 2 joints are affected. It is also appropriate in the acute setting. The systemic corticosteroid therapy for more widespread joints involved. कहता है अगर एक तो जॉइंट इन्वॉल्व है इंटर आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व तो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। अपने एक्यूट अटैक के अंदर देखा, एक्यूट अटैक के अंदर हम एनसिड दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, कॉल्चिसिन दे सकते हैं। क्रॉनिक के अंदर अगर पेशेंट को पुराना हो चुका है उसके अंदर लोअर करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स आती हैं। यूरेट लोअरिंग थेरेपी फॉर द क्रॉनिक गाउट एम्स टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गाउट। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड द यूज ऑफ xanthine oxidase inhibitor to reduce the senses of uric acid or use of urosoric drugs to increase its excretion. Xanthine oxidase inhibitors, allopurinol, febuxostate are the first line urate loading agents. Uricosuric agents, probenecid, may be used in the patient who are intolerant to xanthine oxidase inhibitor or fail to achieve adequate response with those agents. याद रखिएगा यूरिक एसिड को लोअर करने की थेरेपी एकदम स्टार्ट नहीं करते और एकदम उसको बंद नहीं करते। अगर एकदम आपने स्टार्ट कर दी और पेशेंट को एकदम उसको बंद कर दी तो लेवल एकदम फ्लक्चुएट हो जाएंगे। Initiation of urate lowering therapy can precipitate acute gout attack due to rapid change in the sodium serum urate concentration. Medication for the prevention of acute gout attack, low doses of colchicine, NSAID or corticosteroid should initiated with the urate lowering therapy and continue at least 6 months. अब ये ड्रग्स थी, वो पिछली कहानी थी, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड का लेवल हमारा जो डिजायर्ड टारगेट है वो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है। दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम प्रोडक्शन को कम कर दें या हम एलिमिनेशन को बढ़ा दें। अगर यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूरिक एसिड के लेवल बढ़ रहे हैं, या उसकी यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम कर दें या उसकी एलिमिनेशन को बढ़ा दें। ड्रग के नाम देखें, जो ड्रग यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट, कॉल्चिसिन है, एलोपेरिनॉल है, फिबॉक्सोस्टेट है, पेग्लोटिकेज है, प्रोबेंसिड है। कॉल्चिसिन है, एलोपेरिनॉल है, फिबॉक्सोस्टेट है, पेग्लोटिकेज है, प्रोबेंसिड। नाम आने चाहिए बेटा, नाम ड्रग्स के आने चाहिए। स्टार्ट के अंदर एक गपशप थी, थोड़ी सी पता होना चाहिए यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से गाउट होता है। कॉल्चिसिन है, एलोपेरिनॉल है, फिबॉक्सोस्टेट है, पेग्लोटिकेज है, प्रोबेंसिड है। आवाज देखें, आवाज ठीक आ रही है? आ रही है आवाज? बच्चे कह रहे क्लियर नहीं आ रही। ड्रग्स के नाम बोले, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? स्लाइड के अंदर ड्रग्स शो की गई हैं। कॉल्चिसिन है, फिबॉक्सोस्टेट है, पेग्लोटिकेज है, प्रोबेंसिड है। एक ही नाम का पता चला अभी तक जी, पेग्लोटिकेज, फिबॉक्सोस्टेट, एलोपेरिनॉल। बाकी लोग सो रहे हैं, सारे सो गए सारे। और कौन कौन से नाम हैं जी? बेटा फिबॉक्सोस्टेट का आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं, फिबॉक्सोस्टेट सबसे रनिंग ड्रग है। फिबॉक्सोस्टेट या एलोपेरिनॉल वगैरह ये जितनी आप पढ़ रहे हैं इतनी रनिंग नहीं है मार्केट के अंदर। फिबॉक्सोस्टेट्स बहुत रनिंग ड्रग है, ड्रामेटिकली यूरिक एसिड के लेवल को लो करती है। कॉल्चिसिन है, एलोपेरिनॉल है, फिबॉक्सोस्टेट है, पेग्लोटिकेज है, प्रोबेंसिड है।
Colchicine is a plant alkaloid is used for the treatment of acute gouty attacks. Colchicine जो कहते हैं acute gouty attack के लिए यूज करते हैं. It is neither a uricosuric nor an analgesic. ना तो कहते हैं यूरिक एसिड के लेवल को डाउन करता है, ना ये एनाल्जेसिक एजेंट है, बल्कि ये जो है पेन के अंदर कुछ रिलीफ देता है. कॉल्चिसिन जो है प्लांट अल्कलॉइड है, ये एक्यूट गॉटी अटैक के अंदर देती है, पेन को रिलीफ करता है, पेन के रिलीफ में हेल्प करता है. कॉल्चिसिन करता क्या है? मैकेनिज्म एक्शन जो है सिंपली आपको पता होना चाहिए. कहता है कॉल्चिसिन जो है ये ग्रैनुलोसाइड जो है उनकी मूवमेंट को रोकता है. कॉल्चिसिन जो है ग्रैनुलोसाइड जो है उनकी मूवमेंट को रोकता है. जब वो मूव नहीं होंगे, इन्फ्लेमेटरी जगह पे नहीं जाएंगे, इन्फ्लेमेशन वहाँ पे नहीं होगी. अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है. मैकेनिज्म कॉल्चिसिन बाइंड टू ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन. कॉल्चिसिन जो है ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करता है जो कि माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है, काजिंग इट्स डीपॉलीमराइजेशन, और इसकी डीपॉलीमराइजेशन काज करता है. दिस डिसरप्ट सेलुलर फंक्शन सच एज मोबिलिटी ऑफ ग्रैनुलोसाइड्स, thus decreasing their migration into the affected area. ये सेलुलर फंक्शन को डिसरप्ट करता है, उनको डिस्टर्ब करता है, और ग्रैनुलोसाइड जो है उनकी जो माइग्रेशन जो है अफेक्टेड एरिया की तरफ वहाँ पे नहीं होने देता. कहता है कॉल्चिसिन जो है ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करते हैं, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है जो कि और इसकी डीपोलिमराइजेशन करता है. ये जो है कॉल्चिसिन जो है सेलुलर फंक्शन को डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से ये मोबिलिटी जो ग्रैनुलोसाइड जो मोबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है और उनकी माइग्रेशन को अफेक्टेड एरिया में कम करता है. उसके अलावा कहते हैं कॉल्चिसिन जो सेल डिवीजन जो उसको भी ब्लॉक करता है माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके. कॉल्चिसिन जो है सेल डिवीजन को जो है वो ब्लॉक करता है माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके. मैकेनिज्म एक्शन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. कॉल्चिसिन कहते हैं बाइंड करता है ट्यूबुलिन के साथ, इतना भी आप लिख सकते हैं. उससे होता क्या है, जब ये ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करता है तो ये ग्रैनुलोसाइड जो है उनकी मोबिलिटी जो है अफेक्टेड एरिया में कम कर देता है. जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पे ग्रैनुलोसाइड मूव करते हैं ताकि उसको इनगल्फ कर सके, फिगोसाइटाइज कर सके. जब वो फिगोसाइटाइज करेंगे वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी. कॉल्चिसिन ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करता है और ये ग्रैनुलोसाइड जो है उनकी मूवमेंट को अफेक्टेड एरिया में कम कर देता है. उसके अलावा कहते हैं ये जो है माइटोटिक स्पिंडल के साथ भी बाइंड करता है और सेल डिवीजन को ब्लॉक करता है. बेटे क्या है इसके मैकेनिज्म में? दो बातें लिखी हुई हैं. जी ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर दिया, सेल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है. ग्रैनुलोसाइड जो है उनकी मूवमेंट को इनहिबिट करता है, ग्रैनुलोसाइड की माइग्रेशन को इनहिबिट करता है. उसके अलावा कॉल्चिसिन जो है माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके सेलुलर डिवीजन को रोकता है. कॉल्चिसिन जो है माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके सेल डिवीजन को रोकता है. बेटा दोनों बताएं, ये 2-4 बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी सारे सो रहे हैं. क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म नहीं बताया, मैं अगले स्लाइड पे नहीं जाऊंगा. बोले मैकेनिज्म इसका जो है क्या मैकेनिज्म है? कॉल्चिसिन का क्या मैकेनिज्म है? जी बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है. अगर आप इस तरह करते रहेंगे आपको समझ लगेगी, इधर घूमते रहेंगे. कॉल्चिसिन जो है ये ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करता है. जब ये ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करता है तो ग्रैनुलोसाइड की जो माइग्रेशन जो है उसको इनहिबिट करता है. उसके अलावा ये माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके सेल डिवीजन को रोकता है, माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके सेल डिवीजन को रोकता है. Patients are candidate for the prophylactic urate lowering therapy if they have more than 2 attacks per year, or they have chronic kidney disease, kidney stone, tophi, a deposit of urate crystal in the joints, bones, cartilage और other body structures. पेशेंट जिनको साल में 2 से ज़्यादा अटैक होते हैं
वो यूरेट लोरिंग थेरापी के लिए कैंडिडेट होते हैं। उसके अलावा जिनके अंदर लेवल हाई हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, टॉफी हो, वो लोग भी इनको भी दी जा सकती है। कोल्चिसिन के अगर हम क्या नाम लेते हैं रिवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो जीआईटी डिस्टर्बेंस है सबसे पहले। कोल्चिसिन क्या करवा रही है, जीआईटी डिस्टर्बेंस का, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। कोल्चिसिन जो है जीआईटी डिस्टर्बेंस काज करवा रही है। उसके अंदर क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, जीआईटी डिस्टर्बेंस और डायरिया। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके? बेटा इसमें काफ़ी हैं, स्टार्ट वाला तो बताएं, वो तो आपकी फेवरेट चीज़ें, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। कुछ में नेट डिस्कनेक्ट हो गया। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो हैं उसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया है। क्या कहते हैं, ये ड्रग जो मायोपैथीज काज कर सकती है, न्यूट्रोपीनिया काज कर सकती है, एप्लास्टिक एनीमिया और एलोपेशिया काज कर सकती है। मायोपैथी, न्यूट्रोपीनिया, एप्लास्टिक एनीमिया और एलोपेशिया काज कर सकती है। कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट, तो जीआईटी से रिलेटेड सबसे पहले हैं, फिर ब्लड से रिलेटेड है। बेटा जीआईटी का होगा ना, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फिर मायोपैथीज है, एप्लास्टिक एनीमिया, एलोपेशिया है। जी कॉल्चिसिन को प्रेगनेंसी के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। पैटिक रीनल और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर भी इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। कॉल्चिसिन को प्रेगनेंसी के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, पैटिक रीनल और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर भी यूज नहीं करना चाहिए। कहते हैं डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होती है अगर साइटोक्रोम P3A4 इनहिबिटर्स, क्लिथ्रोमाइसिन, एट्रोकोनाजोल और प्रोटेज इनहिबिटर के साथ इसको दिया जाए। अगर इस ड्रग को साइटोक्रोम P3A4 इनहिबिटर जिसके अंदर क्लिथ्रोमाइसिन, एट्रोकोनाजोल और प्रोटेज इनहिबिटर उनके साथ दिया जाए तो डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते, हेपेटिक रीनल पेशेंट और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर जो है एहतियात से देनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस ड्रग को जो है। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस ड्रग की? बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे इसको नहीं दे सकते, या ओके प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते, और हेपेटिक डिजीज के अंदर नहीं दे सकते, रीनल डिजीज के अंदर नहीं दे सकते, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर नहीं इसको दे सकते जो है। बाकी लोग सो रहे हैं सारे, चलो नींद पूरी कर लें। कोल्चिसिन को दोबारा मैं लेता हूँ। कहते हैं ये ड्रग जो अक्यूट गाउट के अंदर पेन को रिलीफ करती है। अक्यूट गाउट के अंदर पेन को रिलीफ मैकेनिज्म क्या है, कोल्चिसिन ट्यूबलिन के साथ बाइंड करती है, इसकी डीपोलिमराइजेशन करती है, ग्रेनुलोसाइड जो उनकी मोबिलिटी को इनहिबिट करती है, अफेक्टेड एरिया जो उसकी तरफ जाए। उसके अलावा ये सेल डिवीजन को ब्लॉक करती है माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके, माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके उसको ब्लॉक करती है। मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें दोबारा ताकि जल्दी से आगे चलें। क्या मैकेनिज्म है इसका? बेटा ट्यूबलिन के साथ बाइंड कर रही है, ग्रेनुलोसाइड की मोबिलिटी को इनहिबिट कर रही है, और
उसके अलावा ये ड्रग जो माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके सेल डिवीजन को इनहिबिट करती है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या इस ड्रग के? एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके? जी एलोपेशिया और हेमोलिटिक एनीमिया वगैरह लिखा हुआ, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे नहीं दे सकते इस ड्रग को जो है? जी हेपेटिक डिजीज के अंदर नहीं दे सकते, और रीनल फेलियर में नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते। चलो अगर यहाँ पे एलोपेरिनोल की बात की जाए, कहते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। एलोपेरिनोल इज अ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इज अ प्योरिन एनालॉग। कहते हैं यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द लास्ट टू स्टेप्स इन द यूरिक एसिड बायोसिंथेसिस दैट आर कैटलाइज्ड बाय ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। एलोपेरिनोल जो है ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। एलोपेरिनोल जो है ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है, यूरिक एसिड की बायोसिंथेसिस के लास्ट टू स्टेप जो है उनको इनहिबिट करता है, जिनको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कैटलाइज करते हैं। आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि एलोपेरिनोल जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है लास्ट टू स्टेप्स इन द यूरिक एसिड बायोसिंथेसिस दैट आर कैटलाइज्ड बाय द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। एलोपेरिनोल जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है, यूरिक एसिड के बायोसिंथेसिस के लास्ट टू स्टेप्स हैं उनको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कैटलाइज करता है, उनको इनहिबिट कर देता है। क्या मैकेनिज्म है एलोपेरिनोल का? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है, यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लास्ट स्टेप जो है जिनको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है लीड करता है उसको इनहिबिट कर देता है। जी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और यूरिक एसिड की सिंथेसिस के कौन से स्टेप्स को इनहिबिट करता है? यूरिक एसिड की सिंथेसिस के बायोसिंथेसिस के कौन से दो स्टेप्स हैं जिनको इनहिबिट करता है? यूरिक एसिड की बायोसिंथेसिस के कौन से दो स्टेप्स हैं जिनको इनहिबिट करता है? किसको वहां पे करता है बेटा? पूरी लिखना है। यूरिक एसिड लास्ट टू स्टेप्स इन द यूरिक एसिड बायोसिंथेसिस दैट आर कैटलाइज्ड बाय द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। चलें टाइपिंग करें, कुछ तो लिखेंगे ना। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का पता चल गया। एलोपेरिनोल जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। एलोपेरिनोल जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। कहते हैं एलोपेरिनोल इज इफेक्टिव इन द यूरेट लोअरिंग थेरेपी in the treatment of gout and hyperuricemia can due to the other condition such as associated with the malignancy, those in which large amount of the purines are produced particularly after chemotherapy। कहते हैं एलोपेरिनोल को
यूरिक एसिड को लोअर करने के लिए यूज़ किया जाता है। खासकर जो मैलिग्नेंसी कैंसर की बात कर रहा है उसके अंदर जो कीमोथेरापी होती है उसकी वजह से यूरिक एसिड के लेवल बढ़ते हैं, उनको कम करने के लिए देते हैं। उसके बाद रीनल डिजीज में देते हैं। कहते हैं इसके अंदर जो है एलोपेरिनोल के अंदर जो ज़्यादातर पेशेंट्स को टॉलरेट करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्पेशली स्किन रैशेज आर द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन। कौन से एडवर्स रिएक्शन है इसके जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है एलोपेरिनोल का सबसे कॉमन एडवर्स फैक्टर, जिसके अंदर स्किन रैशेज हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है और मल्टीपल और चीज़ें हो सकती हैं। जी, आसान लफ्जों में ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। यूरिक एसिड के लेवल को लो करने के लिए दिया जाता है। मैलिग्नेंसी के अंदर देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो मोस्ट कॉमन इसका एडवर्स फैक्टर है। Febuxostate is a xanthine oxidase inhibitor. Allopurinol is also a xanthine oxidase inhibitor. Febuxostate का क्या मैकेनिज्म है? Is a xanthine oxidase inhibitor. Febuxostate एक्सीलेंट ड्रग है। Febuxostate को Febuxostate क्यों कहा जाता है? F से Febuxostate, F से फीसिस, इस ड्रग की एलिमिनेशन फीसिस के थ्रू होती है। Febuxostate को Febuxostate क्यों कहते हैं? इसकी एलिमिनेशन फीसिस के थ्रू होती है। इसके मैकेनिज्म की बात कीजिए तो xanthine oxidase inhibitor ड्रग है। xanthine oxidase inhibitor ड्रग है। ड्रामेटिकली यूरिक एसिड के लेवल को लोअर करती है। ड्रामेटिकली यूरिक एसिड के लेवल को लोअर करती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है इसके साथ काम होते हैं। Febuxostate xanthine oxidase inhibitor है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसके साथ कम होते हैं एज कम्पेयर टू एलोपेरिनोल जो है। उसके अलावा इसकी एलिमिनेशन फीसिस के थ्रू होती है, इसलिए आपको ज़्यादा डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर जो है। बेटा Febuxostate के बारे में थोड़ा बहुत बोले, मैकेनिज्म बोले। xanthine oxidase inhibitor है, यूरिक एसिड के लेवल को ड्रामेटिकली लो कर देती है। उसके अलावा इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कम होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कम होते हैं। इसकी एलिमिनेशन जो फीसिस के थ्रू होती है। अब तो नहीं आप लोगों को बोलोगा Febuxostate का नाम Febuxostate क्यों है, उसकी एलिमिनेशन फीसिस के थ्रू होती है। xanthine oxidase inhibitor है, एलिमिनेशन फीसिस के थ्रू होती है। ओके प्रोबेंसिड जो है यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को बढ़ाती है। प्रोबेंसिड क्या करती है?
मैकेनिज्म 1 बाय 1 देखते बेटा क्या करते हैं। प्रोबेंसिड जो है यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को बढ़ाती है। प्रोबेंसिड जो है यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को बढ़ाती है। प्रोबेंसिड का पूछते हैं यहाँ पे पेपर्स में आता प्रोबेंसिड क्या करती है, यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को बढ़ाती है। पहली ड्रग जो है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर सबसे। प्रोबेंसिड जो है परे करी जा रही है, कह रही परे कर दो, बॉडी से परे कर दो। प्रोबेंसिड क्या कर रही है, बॉडी बचे ठीक। प्रोबेंसिड जो है यूरिक एसिड को बॉडी से परे करी जा रही है, यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को बढ़ा रही है। प्रोबेंसिड जो है यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को बढ़ा रही है। अब हम देखते हैं 1 पे भी ये करती क्या। इट इज a weak organic acid that promote the renal clearance of uric acid by inhibiting the urate anion exchanger in the proximal tubuli that mediate the urate absorption. ये यूरेट एनाइन एक्सचेंजर जो है उसको प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर इनहिबिट करती है, जो यूरिक एसिड को अब्सॉर्ब करता है, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। ये यूरेट एनाइन एक्सचेंजर को प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर इनहिबिट करता है, जो कि यूरेट की अब्जॉर्प्शन का बाइस बनता है या यूरेट को अब्सॉर्ब करता है। एनाइन एक्सचेंजर जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर है उसको ये इनहिबिट करती है ताकि यूरिक एसिड की अब्जॉर्प्शन हो सके। At therapeutic doses, it blocks the proximal tubular reabsorption of the uric acid. कहते हैं therapeutic doses के अंदर ये proximal tubular reabsorption of the uric acid जो है उसको इनहिबिट करती है। ये proximal tubules से यूरिक एसिड की absorption को इनहिबिट करती है। कहते हैं प्रोबेंसिड जो है ये वीक यूरिकोसोरिक ड्रग, ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। किडनी के थ्रू जो है ये ड्रग जो है यूरेट आयन एक्सचेंजर जो है उसको इनहिबिट करती है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर, जो कि यूरेट को अब्सॉर्ब करता है। ये यूरेट एनाइन एक्सचेंजर को प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर इनहिबिट करती है, जो कि यूरेट को अब्सॉर्ब करता है। कहते हैं थेरेपेटिक डोजेज के अंदर ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती है। जी बाकी लोग भी यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को बढ़ाती है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को कम करती है। कहते हैं एनाइन एक्सचेंजर जो है उसको इनहिबिट करती है ताकि यूरेट जो अब्जॉर्ब ना हो सके, या प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को रोकती है। प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को रोकती है। प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को रोकती है। ये ड्रग जो है यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाती है किडनी के थ्रू, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को कम करती है। कहता Probenecid block the tubular excretion of penicillin in some times due to increase the level of beta-lactam antibiotics. It inhibits the excretion of methotrexate, naproxen, ketoprofen, and indomethacin. Probenecid should be avoided if the creatinine clearance is less than 50 ml per minute. और किडनी के अंदर क्रिएटिनिन की क्लियरेंस जो 50 ml पर मिनट से कम हो तो इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। पेगलोटिक केज ये अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर पेशेंट को दी जाती है 2 वीक्स के बाद, जो वो डेली खाने वाला चक्कर नहीं है। पेगलोटिक केज इज अ रिकम्बिनेंट फॉर्म of the enzyme urate oxidase or uricase.
It acts by converting the uric acid to allantoin, a water-soluble, non-toxic metabolite that is excreted primarily in the kidney. ये यूरिक एसिड को allantoin में कन्वर्ट करती है। एग्लॉटिक एज जो यूरिक एसिड को allantoin में कम करती है, जो कि वाटर-soluble, non-toxic मेटाबोलाइट है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। एग्लॉटिक एज जो यूरिक एसिड को allantoin में कन्वर्ट करती है, जो कि एक नॉन-टॉक्सिक वाटर-soluble प्रोडक्ट है और एक किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। आईवी इन्फ्यूजन इसकी दी जाती है 2 वीक्स के बाद। एग्लॉटिक एज जो है यूरिक एसिड को allantoin में कम करता है, जो कि वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। बेटा ये यूरिक एसिड को allantoin में कन्वर्ट करता है, जो कि नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। एग्लॉटिक एज है यूरिक एसिड को allantoin में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। बाकी लोग बेटा मैकेनिज्म क्या है एग्लॉटिक एज का पूछा जाता है। एग्लॉटिक एज का जी क्या मैकेनिज्म है एग्लॉटिक एज का? बाकी लोग एग्लॉटिक एज यूरिक एसिड को allantoin में कन्वर्ट करता है, जो कि नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, चूँकि एक नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। एग्लॉटिक एज यूरिक एसिड को allantoin में कन्वर्ट करता है, जो कि वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। एग्लॉटिक एज है यूरिक एसिड को allantoin में कन्वर्ट करता है, जो कि नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है मेटाबोलाइट से, जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। बेटा हम क्विकली 1 बाय 1 करते हैं, उसके बाद डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स के नाम हो सकेंगे, बाकी जाके आप देख लीजिए उससे रिलेटेड जो। जी कॉल्चिसिन के बारे में बोले, क्या मैकेनिज्म है कॉल्चिसिन का? बेटा 1 बाय 1 इसको रिपीट करना, कॉल्चिसिन का क्या मैकेनिज्म है? कॉल्चिसिन ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करती है, ग्रैनुलर साइड जो उनकी मोबिलिटी को इनहिबिट करती है, उसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करके सेल डिवीजन को इनहिबिट करती है। और बेटा बाइंड करती है, माइंड नहीं करती। ये ड्रग जो है ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करती है, माइंड नहीं करती। किसी ने माइंड लिखा हो? एडवर्स इफेक्ट बोलें जरा, इसके क्या क्या कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो आपको बताए थे? जी नॉजिया वॉमिटिंग हो गया, और एलोपेशिया काज करवाती है, और न्यूरोपैथीज काज करवाती है, मायोपैथीज काज करवाती है, और एलोपेरिनॉल के बारे में बोले, ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, यूरिक एसिड के लास्ट 2 स्टेप्स को अफेक्ट करती है। जी एलोपेरिनॉल का मैकेनिज्म बेटा बाकी लोग क्या करवाती है? एलोपेरिनॉल जो है चंद एक बच्चों का कोई बंदा नहीं बता रहा।
एलोपिरानोल क्या काज करवाती है जी? और एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या है इसका? एलोपिरानोल क्या करवाती है? एलोपिरानोल स्किन रैश करवाती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन काज करवाती है। Boxer state. What is Boxer state? Boxer state किडनी की जरूरत क्रिएट होती है, इसके अंदर रीनल फेलियर के जो पेशेंट हैं उनको लेस डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। और प्रोबेंसिड, यूरिक एसिड की एलिमिनेशन के बेटा पी से प्रोबेंसिड है, पी से प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और आसान कर देते हैं। पी से प्रोबेंसिड है, पी से प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस जो है उनके अंदर यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। समझ लग रही है आपको? और इजी हो जाएगा ना बेटा, और आसान कर देते हैं। प्रोबेंसिड पी से प्रोबेंसिड है, परे करती है यूरिक एसिड को बॉडी से, एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। पी से प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलिस के अंदर यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। व्हाट इज पेगलोटिकेज? पेगलोटिकेज का क्या मैकेनिज्म है जी? पेगलोटिकेज का क्या मैकेनिज्म है? एक्सीडेंट। पेगलोटिकेज बाकी लोग एलेंटवाइन में यूरिक एसिड को कन्वर्ट करती है। जब एलेंटवाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। कि अभी तक जो हमने चंद स्लाइडें की हैं आपको कुछ समझ लगी है उनकी जो है? तो मसला तो नहीं हुआ जो अभी तक हमने स्लाइड जो की चीज़ें बेटा बिल्कुल सिंपली करके कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको इतना तो पता हो, चंद मिनट का जो लेक्चर है उसमें इतनी चीज़ें पता चल जाए बहुत है। DMARDs, disease modifying anti-rheumatic drugs. DMARDs, disease modifying anti-rheumatic drugs. DMARD, disease modifying anti-rheumatic drugs. इसके अंदर बेटा मुख्तलिफ ड्रग्स आती हैं, एनसिड्स आती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, मेथोट्रेक्सेट, लिफ्लोनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासेलेजीन। ना कौन कौन से ड्रग्स आ रही हैं? मेथोट्रेक्सेट आ रही है, लिफ्लोनामाइड आ रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आ रही है और सल्फासेलेजीन आ रही है। मिथोट्रेक्सेट, लिफ्लोनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और सल्फासेलेजीन। मिथोट्रेक्सेट, लिफ्लोनामाइड,
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और सल्फासेलाजीन। जी डिजीज मॉडिफाइंग के अंदर मिथोट्रेक्सेट है, लीफ्लोनामाइड है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सल्फासेलाजीन है। उसके बाद इसके अंदर एंटी ट्यूमर निकोटिन फैक्टर ड्रग्स है, उसके अंदर ये सारे नाम हैं, वन बाय वन हम देखते हैं उनको। मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, माइनोसाइक्लिन, सल्फासेलाजीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड लीफ्लोनामाइड। मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, माइनोसाइक्लिन, सल्फासेलाजीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसके अंदर जो है बेटा नाम बोले कौन कौन सी डीमार्ट्स के अंदर। मिथोट्रेक्सेट है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन है, माइनोसाइक्लिन है, सल्फासेलाजीन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। बेटा ये नाम लिखे हुए हैं सारे, ये बुक से नाम पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर जो है डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट जो है उनके नाम पूछे जाते हैं। डी मार्ट जो है उनके नाम पूछे जाते हैं, बार बार आकर के नाम याद करें। आपकी बुक के अंदर जो नाम दिए गए हैं डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट जो है उनका नाम आपको आने चाहिए। डी मार्ट के अंदर मिथोट्रेक्सेट है, डिफ्लोनामाइड है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सल्फासेलाजीन है। नाम कौन कौन से डी मार्ट के अंदर? मिथोट्रेक्सेट है, लीफ्लोनामाइड है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सल्फासेलाजीन है। मिथोट्रेक्सेट है, लीफ्लोनामाइड है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सल्फासेलाजीन है। मिथोट्रेक्सेट है, लीफ्लोनामाइड है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन है, सल्फासेलाजीन है। मिथोट्रेक्सेट है, लीफ्लोनामाइड है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, सल्फासेलाजीन है। इसके अंदर हमने जो है गाउट को बेटा ज़्यादा पूछा जाता है। गाउट से रिलेटेड जो है मैंने जितनी ड्रग्स बेटा यहाँ पे 5-6 जो भी ड्रग्स थी वो आपको वन बाय वन करवा दिया है। डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स के अंदर अपने टॉपिक जाकर डिटेल में पढ़ना। टाइम आपका 1 आवर का होता है, उसमें जितना हो सके मेरी कोशिश थी आपको पिक कर सकें। जीडी से खाली स्लाइडें पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वन बाय वन स्लाइडें पढ़ दो। आपने डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट जो है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक एजेंट जो है उनके तो नाम अच्छी तरह उन सबके करने हैं जितने भी दिए गए। ट्यूमर निकोटिन फैक्टर दिए गए हैं, उसके अलावा जो है क्या नाम होते हैं मिथोट्रेक्सेट, लीफ्लोनामाइड, सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये तमाम जो याद करने हैं, याद करने और उनकी थोड़ी थोड़ी नीचे जो इसके रिलेटेड मैकेनिज्म चीज़ें पढ़ सकते हो पढ़नी है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह हाफिज़।